नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कैरियर इंडिया एजुकेशन में। आज हम चर्चा करने वाले हैं महत्वपूर्ण टॉपिक मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन 4 में एथिक्स में एक टॉपिक है जहां पर आधारभूत मूल्य योग्यताएं लोक सेवकों के लिए जो अपेक्षा की जाती हैं शासन प्रशासन में, उसमें महत्वपूर्ण निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता और असमर्थकवादिता पर। इसके पहली वाली जो क्लास थी दोस्तों, उसमें हमने सत्यनिष्ठा को यानी इंटीग्रिटी को बहुत अच्छे से समझ लिया कि क्या है सत्यनिष्ठा, क्या था सत्यनिष्ठा का दायरा और सत्यनिष्ठा क्यों जरूरी है। आज हम जो चर्चा करेंगे उसके बाद के मूल्य हैं निष्पक्षता, असमर्थकवादिता और वस्तुनिष्ठता। हर बार की तरह पहले हम इसके कंसेप्ट को समझेंगे, फिर उसके बाद में इसकी जो किताबी बातें हैं या इसको हमें लिखना किस तरीके से है, मुख्य उत्तर लेखन पर ध्यान देंगे। चलिए दोस्तों, इसको चालू करते हैं और समझते हैं क्या है शासन में निष्पक्षता, असमर्थकवादिता और वस्तुनिष्ठता। क्लास की यदि हम चर्चा करें तो 30वें नंबर की क्लास है और यूनिट की यदि हम बात करें तो 2.7। ठीक, चलिए सबसे पहले कंसेप्ट से हम समझ लेते हैं, उसके बाद में हम चालू करेंगे। निष्पक्षता, ठीक है, यहां पर देखते हैं असमर्थकवादिता और वस्तुनिष्ठता। ठीक है, अब देखिए ये जो निष्पक्षता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो शब्द होते हैं अपने आप में वो ही पूरा का पूरा अर्थ निकाल देते हैं। आपको समझना है निष्पक्षता। अब निष्पक्षता को आप व्यवहारिक रूप में लें, हम कहां पर इसका प्रयोग करते हैं। निष्पक्षता, निष्पक्ष होकर किसी भी कार्य को करना, इसको बोलते हैं निष्पक्षता। खास तौर पर शासन प्रशासन में ये जो निष्पक्षता है, इसका जो मतलब होता है कि किसी भी पक्ष के, जैसे मान लीजिए दो पक्ष आपके सामने आते हैं, दो कंडीशन होती है, तो किसी भी पक्ष के एकदम साथ में नहीं चले जाना और किसी भी पक्ष के एकदम विपरीत नहीं चले जाना। यानी अपनी खुद की सोच के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार, यानी कि आपके कुछ पुराने पूर्वाग्रह होंगे, पुरानी मान्यताएं होंगी, पुरानी आपने किसी बातों को ले लिया होगा, या वर्तमान स्थिति में भी कुछ मापदंड आपने पहले से अपने दिमाग में किसी के प्रति या किसी जाति के प्रति बना रखे होंगे। आप उनको सोचकर किसी के पक्ष और विपक्ष में जाएं नहीं। निष्पक्षता का मतलब होता है एक तरीके से निष्पक्ष होकर कार्य करना। इसको आप उदाहरण से ज्यादा अच्छे समझ सकते हैं, समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी। आप कहीं पर प्रशासन के पद पर हैं, आपके लिए मान लीजिए पी नाम से यहां पर इंगित किया जा रहा है। आप एक लोक प्रशासन में एक अच्छे पद पर हैं, ठीक। अब ए और बी का आपस में विवाद है, वो विवाद है प्रॉपर्टी का। ये इनकी प्रॉपर्टी है, इन पर इनका विवाद चल रहा है। अगर कागजी रूप में देखा जाए तो ए की यह संपत्ति है, किंतु बी एक ऐसा व्यक्ति है जो कि दबंग है। क्या है? दबंग है। तो इसने इस संपत्ति पर कब्जा कर रखा है। ए आए हैं आपके पास में शिकायत लेकर। अब आपको यहां पर क्या करना है, इस चीज को समझना है। थोड़ा इसके पीछे की और कंडीशन को समझ लेते हैं। ए जो व्यक्ति है वो समाज से अगर देखा जाए तो क्षत्रिय है। कौन है? क्षत्रिय है। और बी जो व्यक्ति है वो यादव है। कौन है? यादव है। आप जो हैं आप भी यादव हैं। और इस समय पे जो सरकार है वो भी यादवों की है, ठीक है। मान लीजिए ये मंत्री जी हैं और इस समय सरकार भी यादव। अब ऐसा जो माहौल है, ऐसा माहौल यूपी में क्रिएट हो सकता है ना। मान लीजिए जो यादव में शब्द लिख रहा हूं, ये सपा की सरकार हो गई है ना, समाजवादी पार्टी की सरकार है। अब इस समय पर क्या कंडीशन हो रही है, अब देखिएगा। ये जो ए है और बी है, इन दोनों के बीच में आपस में संपत्ति को लेकर विवाद है, कुछ पैसों का भी लेन देन है। अब ये जो बी व्यक्ति है, ये जो दबंग है, इसने इस पर कब्जा कर रखा है। ए आता है अपनी शिकायत को लेकर आपके पास में, आप भी यादव जी हैं। अब होगा क्या, आपके सामने क्या क्या कंडीशन बनेंगी। अब ये जो कंडीशन आपके सामने बनेंगी, इन कंडीशन से आप समझेंगे कि निष्पक्षता क्या है। पहली कंडीशन क्या बनती है? पहली कंडीशन ये बनती है कि ये जो दबंग व्यक्ति है ये यादव है और आप भी यादव हैं, तो आप दोनों एक दूसरे से जाति पूर्वाग्रह से घिरे हुए हैं और आपने सोचा यादव यादव है, यादव जी का पक्ष ले लेता हूं। तो एक कंडीशन ये हो गई, तो आपने इनका पक्ष ले लिया। किस चक्कर में ले लिया? जाति पूर्वाग्रह के चक्कर में, जाति पूर्वाग्रह, ठीक। दूसरा पक्ष क्या हुआ? दूसरा पक्ष यह है कि आपका मन यह है कि मैं सही तथ्यों को जांचूं, देखूं, परखूं। आपने सही तथ्यों को देखा, जांचा, परखा, लेकिन फिर भी ये जो दबंग व्यक्ति है, ये चूंकि यादव है और इसी की सरकार है, तो इसने इन मंत्री जी के माध्यम से आपको फोन लगवा दिया, तो भी आप दबाव में आ गए। अब आप किसके दबाव में आ गए?
अब आप प्रेशर में, एक तरीके से राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टी के दबाव में है, तो आप भय में हैं और प्रेशर में है ना। आप प्रेशर में आ गए, तो प्रेशर में आपने आने के बाद में कहीं ना कहीं इसी दबंग व्यक्ति का साथ दे दिया। ठीक, तो पहले में आप क्या हुए थे, पहले में आप एक तरीके से जाति पूर्वाग्रह से घिरे हुए थे, आपने यादव समझ के उसका कार्य किया। दूसरे वाले में आप भय में या प्रेशर में आ गए। तीसरे वाले में क्या हुआ, आपने तीसरे वाले कंडीशन में ये देखा कि ठीक है ये दबंग है तो होगा भैया अपनी जगह पे। दूसरी बात, अगर यादवों जी की सरकार है तो भी ठीक है, कोई समस्या नहीं, पर इस व्यक्ति के साथ में गलत हो रहा है, क्योंकि जमीन इसकी है, कागज इसके हैं, सब कुछ इसी के नाम पर है, इनने ऊपर से इस पर कब्जा कर रखा है। तो आपको क्या करना है, सभी चीजों से भयमुक्त होकर, निष्पक्ष होकर अपने कार्य को अंजाम देना है। किस तौर पर, कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर। तो आप किस किस से ग्रसित नहीं है, आप अब आपको कोई जाति या पूर्वाग्रह से आप ग्रसित नहीं है, आपके मन में कोई ऐसी मान्यता नहीं है, आपके अंदर कोई भय नहीं है, आपके अंदर कोई लालच नहीं है, सभी चीजों से आप ऊपर उठ जाते हैं और ऊपर उठ जाने के बाद एक सही निर्णय करते हैं। तो ये जो सही निर्णय होगा तीसरा वाला, ये एक तरीके से देखा जाए तो आपने एक अपक्ष दे दिया, एक अपक्ष ले लिया। अब एक अपक्ष नहीं लिया आपने, आपने दरअसल इसमें पक्ष किसी का लिया नहीं जाता, एक अपक्ष इसलिए क्योंकि ए सही है, उसकी जमीन है, इसी को कहते हैं निष्पक्षता। तो यहां पर आप सही हो गए और ये जो दो कंडीशन थी यहां पर आप गलत हो जाते हैं। तो एक अपक्ष इसलिए ले लिया क्योंकि ए के साथ में बी ने गलत कर रखा है और उसके अनुसार उसको उसकी जमीन छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ए पर उसी का कब्जा होना चाहिए। इसको बोलते हैं निष्पक्षता। ठीक है, निष्पक्षता का जो अर्थ है वो लिया जाता है एक तरीके से। अब यहां से कुछ चीजों को और समझना जो कि आपको असमर्थकवादिता से अलग करने में समझ में आएंगे। तो ये तीन चीजें हमने समझ ली, तो एक कंडीशन हुई, दो कंडीशन अमान्य हो गई, तीसरी कंडीशन सही हो जाती है। तो तीसरी कंडीशन ही है निष्पक्षता। निष्पक्षता का जो दायरा होता है दोस्तों, वो विस्तार पूर्वक या तरीके से विस्तृत होता है। क्या होता है, विस्तृत होता है। निष्पक्षता का दायरा विस्तृत होता है। इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, इसके अंतर्गत एक तो जो पूरी की पूरी जनता है, जनता का हित है, वो आता है, और इसके साथ साथ में राजनीतिक दल भी आते हैं, यानी जनता प्लस राजनीतिक दल दोनों ही आते हैं। राजनीतिक दल कैसे, समझिए। यहां पर जब हमने देखा तो निष्पक्षता में उसको ए और बी को तो देखना ही था, दोनों में समझना था। तो ये हो गई जनता। अब इसके बाद में ये जो यहां पर थी ये सरकार थी, तो राजनीतिक दल भी आ गए थे। ठीक है, अब यहीं से अपन चलते हैं असमर्थकवादिता में कि ये क्या होता है भैया। असमर्थकवादिता शब्द को पहले समझ लें। आ का मतलब हिंदी में होता है नहीं, और समर्थक का मतलब होता है समर्थन करना। किसी का समर्थन ना करना, समर्थन ना करना ही असमर्थकवादिता है। विशेष तौर पर एथिक्स में यदि देखा जाए, शासन प्रशासन में देखा जाए, ब्यूरोक्रेट्स में देखा जाए, तो इसका जो असली मतलब होता है वो होता है किसी राजनीतिक दल का पक्ष ना लेना, उसके मामले में अपने विचारों को या हमारी जो भी उसके प्रति मान्यताएं हैं उसको सामने नहीं बताना। इसका मतलब होता है असमर्थकवादिता। इसको उदाहरण से समझते हैं। दो व्यक्ति हैं ए बी, ये दोनों ही प्रशासन में अच्छे उच्च पदों पर बैठे हुए हैं। ठीक है, ए का जो व्यक्तिगत मत है वो बीजेपी की तरफ ज्यादा है। किसकी तरफ ज्यादा है, बीजेपी की तरफ। बी का जो व्यक्तिगत मत है वो कांग्रेस की तरफ ज्यादा है। मैंने इन दो पार्टियों को इसलिए लिया कि क्योंकि भारत में यही दो सबसे ऊपर पे रहती हैं, है ना, बाकी सब भी हैं, आप कुछ भी ले लीजिए। कांग्रेस, तो ए का मत बीजेपी की प्रति ज्यादा है व्यक्तिगत मत, बी का कांग्रेस के प्रति व्यक्तिगत मत ज्यादा है। ठीक है, व्यक्तिगत मत से कोई लेना देना नहीं है, व्यक्तिगत। लेकिन चूंकि एक जो लोक सेवक होता है वो लोक की सेवा कर रहा है, जनता की सेवा कर रहा है, तो उसका जनता पर विश्वास बना रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मान लीजिए, एक मैं कंडीशन देता हूं कि जो ए व्यक्ति है ये बीजेपी का समर्थक है और बीजेपी की समय पर सरकार चल रही है सरकार। अब मान लीजिए बीजेपी की सरकार चल रही है, तो ए यदि बीजेपी का समर्थक है और जनता इस बात को समझती है, तो बीजेपी के कुछ ऐसे होंगे जो समर्थक नहीं होंगे। तो एक समाज का तबका ए से संतुष्ट होगा और एक संतुष्ट नहीं होगा, तो ऐसे में जनता संतुष्ट नहीं होती है। तो जनता का जो पूरा का पूरा एक तरीके से कार्य होता है, वो पूरा का पूरा कार्य जो है, वो जो लोक सेवक का कार्य होता है वो जनता को संतुष्ट करने का होता है, उनके हित के लिए होता है, ना कि किसी विशेष नेताजी के लिए, है ना। तो इनका जो पूरा कार्य है वो, तो यदि आप किसी भी दल के प्रति समर्थन को दिखाएंगे तो जनता में आपका विश्वास सही नहीं जाएगा और आप कार्य को भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जनता भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। तो अब इसी तरीके से बी को आप उठा लीजिए। और एक बात और, ए और बी दोनों जो ब्यूरोक्रेट्स के व्यक्ति हैं, जो शासन प्रशासन के व्यक्ति हैं, इसको स्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका का मतलब होता है कि ये हमेशा स्थायी रहेंगे। किसी की 60 वर्ष में कोई रिटायर होगा तो कोई 62 में, अलग अलग राज्यों में इसका अलग अलग मापदंड है ना, ये हमेशा रहेंगे। लेकिन ये जो बीजेपी के हैं, ये जो कांग्रेस के हैं, खासतौर पर राजनीतिक दल हैं, तो ये 5-5 साल में बदलते जाते हैं। हो सकता है 10 साल में बदलें, फिर से सरकार आ जाए, लेकिन फिर भी ये बदलते तो हैं ही, तो इसको अस्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। तो अब होगा क्या कि मान लीजिए आप बीजेपी मूड के आदमी थे, यानी बीजेपी को आप सपोर्ट करते थे एक तरीके से। अब आप सपोर्ट तो करते थे, लेकिन बीजेपी की सरकार गई, तो जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी, तो यदि आपका रवैया उनके प्रति सही नहीं हुआ तो आपका तबादला हो सकता है, हो जाएगा। तो ये भी गलत है ना, कि इनके होते ही साथ आपका तबादला हो गया। तो आपको हर किसी कंडीशन में इनका असमर्थन करना है। असमर्थन का मतलब है विशेष राजनीतिक दल के पक्ष में भी नहीं रहना। और दूसरी बात सुनिएगा, दूसरी बात कि जब कोई राजनीतिक दल वहां पर है और किसी मंत्री ने कोई पॉलिसी है, जो मंत्री है जो पॉलिसी को एक तरीके से बनाते हैं, इंप्लीमेंट करने का आपका काम है, तो जब आप उसको इंप्लीमेंट करते हैं तो पूरी प्रतिबद्धता के साथ, समर्पण के साथ करें। ऐसा नहीं हो कि पिछली बार मान लीजिए बीजेपी के व्यक्ति थे, उनकी पॉलिसी को तो आपने बढ़िया कर दिया, अब मान लीजिए बीजेपी के कोई नेताजी हैं, अब बीजेपी सरकार नहीं रही, कांग्रेस को अब ज्यादा पसंद नहीं करते, अब कांग्रेस का कोई व्यक्ति आता है और उसको भाषण देना है। बहुत सारे आप लोगों ने ऐसे नेता देखे होंगे जो भाषण देते हुए दिखाई देते हैं। इनके जो भाषण हैं ये सिविल सेवक ही तैयार करते हैं। अब आपको इनका भाषण तैयार करना है और आपने भाषण में कुछ ऐसी चीज लिख दी पर्सनल व्यू की वजह से, क्यों? क्योंकि आप बीजेपी की तरफ हैं, और आपने कांग्रेस का व्यक्ति आ गया तो उसके लिए भाषण में कुछ ऐसी चीज लिख दी जो वो भाषा में बोलेगा तो समाज के लिए वो हानिकारक हो जाएगा। कुछ ऐसे शब्द डाल दिए उसमें। अब उस आदमी को तो पता नहीं, उसको तो भाषण देना है, उसने दे दिया और वहां पर जनता भड़क गई, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार की भावना भी नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर असमर्थकवादिता, यानी कि हमें उनके साथ रहना है, उनके कार्य को भी करना है, कार्य को करने के अलावा उनका विशेष समर्थन भी नहीं करना है, एक सामंजस्य बनाकर चलना है। इसको कहते हैं हम असमर्थकवादिता। अब आप लोग असमर्थकवादिता को समझ गए। अब हम देखते हैं कि ये निष्पक्षता से कैसे अलग होता है। असमर्थकवादिता का दोस्त सीधा सीधा जो मतलब है वो ये होता है कि राजनीतिक दल, इसका संबंध राजनीतिक दलों के संपर्क से है। राजनीतिक दल मतलब राजनीतिक दलों की ओर विशेष तौर पर इंगित करता है। ये जनता के लिए नहीं है। किसके लिए नहीं है? जनता के लिए। यहां पर मैं कट का निशान लगा रहा हूं ताकि आप समझ पाए, ये जनता के लिए नहीं होता। यानी इसका जो अर्थ होता है वो संकीर्णता के रूप में है। किसके रूप में है? संकीर्णता के रूप में, या ये कह सकते हैं कि निष्पक्षता की अपेक्षा संकीर्णता के रूप में है। संकीर्ण अर्थ को दर्शा रहा है और ये विस्तृत अर्थ को दर्शा रहा है, क्योंकि यहां पर जनता और राजनीतिक दल दोनों आ गए थे ना। यहां पर राजनीतिक दल आ गया था और यहां पर जनता आ गई थी, दोनों आ गए थे, पर यहां पर सीधा सीधा राजनीतिक दल से है। और फिर इन्हीं को बचाने के लिए, एक तरीके से इनके संरक्षण के लिए कुछ गाइडलाइंस भी बनाई गई हैं। अब ये अपन आगे पढ़ेंगे इनको, ये मैं व्यवहारिक रूप से आपको समझा रहा हूं, फिर कैसे आंसर लिखना है उसको अपन आगे देखेंगे। तो उनके लिए गाइडलाइंस हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी की सरकार है तो आपकी जो गाड़ी है, तो गाड़ी में ऐसा नहीं हो कि आपने बीजेपी लिखवा लिया हो या अपने घर में उसका झंडा टांग लिया हो। वोट देकर आए हैं तो सबको बताते ही फिर रहे हैं। जब आप पब्लिक सर्वेंट है तो वोट देकर आएंगे तो आप अपना मत भी नहीं बताएंगे कि भैया हमने इनको अपना अपना वोट दिया है। इससे मैसेज सही नहीं जाता, क्योंकि आपकी जो छवि है वो जनता के सामने एक सिविल सर्विस या एक तरीके से सिविल सर्वेंट की है, कि आप जनता के लिए कार्य करते हैं, आप नेताओं के लिए काम नहीं करते। नेता लोग पॉलिसी को बनाएंगे, आप उसको बेहतरीन ढंग से इंप्लीमेंट करके और उसको आगे चलाते हैं। ठीक है, ये होता है असमर्थकवादिता। चलिए भैया, तो दोनों चीजों को समझे, निष्पक्षता को समझे, असमर्थकवादिता को समझे। अब आता है वस्तुनिष्ठता। ये क्या है? वस्तुनिष्ठता को यदि देखें तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी। इसका सीधा सीधा मतलब होता है, आप एक चीज को ध्यान में रखना, एक लाइन को, तथ्य और साक्ष्य। यदि आपने तथ्य और साक्ष्य को ध्यान में रख लिया तो आप इसको निष्पक्षता से अलग रख पाएंगे। तथ्य या साक्ष्य इसका मुख्य आधार है। ठीक है, तथ्य या साक्ष्य, तभी आप वस्तुनिष्ठता को निष्पक्षता से अच्छे से अलग कर पाएंगे और अपने जो आपकी आंसर राइटिंग होगी उसमें बहुत अच्छा आंसर लिख पाएंगे। क्या है? अब देखिए, फिर से हम वही कंडीशन करते हैं। एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है बी, दोनों जनों का प्रॉपर्टी का विवाद है। यह प्रॉपर्टी का विवाद, और जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि ए का इस पे एक तरीके से देखा जाए तो कानूनी अधिकार है, पर बी जो है वो दबंग व्यक्ति और इसने जानबूझ के इसको कब्जा कर लिया। अब यहां पर कंडीशन दूसरी हो गई। कंडीशन यहां पर यह हो जाती है कि ए जो है वो हिंदू है, बी जो है वो कौन है? सिख है, और यहां पर जो पी बैठा हुआ है, आप अपने आप को बिठा लीजिए, तो ये भी सिख है। ठीक है, अब यहां पर क्या कंडीशन बनेगी देखिए।
ए ने शिकायत करी पी से, यानी ए ने, एक व्यक्ति है जिसने शिकायत की पी से, जो कि प्रशासनिक सेवा में उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो वहां पर उन्होंने शिकायत की कि भैया ऐसी ऐसी बात है, हमारी ये संपत्ति और हमारी संपत्ति पर इन्होंने जबरन कब्जा कर रखा है, क्योंकि ये दबंग आदमी है, हम इनसे लड़ नहीं सकते और आप हमारी कहीं ना कहीं मदद करिए। ठीक है, अब आपने यहां पर देखा, अब चूंकि आप भी सिख हैं वो भी सिख है, तो यदि आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, पुराने मापदंड आपके मन में है, तो हो सकता है आप जातिवाद की मान्यता अपने मन में ले आए, और जातिवाद की मान्यता ले आने के बाद में आप अपने संप्रदाय की वजह से, या संप्रदाय वाला भेदभाव है, संप्रदाय पूर्वाग्रह है, तो आप इनका साथ दे दें। ठीक, दूसरी बात, ये दबंग व्यक्ति है जो यहां पर बैठा हुआ है, वो दबंग व्यक्ति है, हो सकता है किसी मंत्री से भी आपको फोन लगवा दे, और मंत्री से यदि फोन लगवा दिया तो आपके अंदर एक प्रेशर आ सकता है। तो दो कंडीशन हुई। पहली कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन ये थी कि कहीं ना कहीं आप संप्रदाय पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गए थे, तो आपने साथ दे दिया पूर्वाग्रह से। दूसरे में क्या हुआ कि आप भय में आ गए और आपने गलत कर दिया। तीसरी कंडीशन क्या थी? तीसरी कंडीशन ये थी कि आप लालच में आ जाएं। किस में आ जाएं? लालच में आ जाएं। अब बी ने आपको लालच देने की कोशिश करी, तो ये तीसरी कंडीशन है, तो आप लालच में आ जाएं, तो आप इसका काम कर दें। एक चौथी कंडीशन और है दोस्तों यहां पर, उस चौथी को जानना बहुत जरूरी है। लालच में आ जाएं, चौथी को यहां पे कर देता हूं। चौथी कंडीशन ये है, हो सकता है ए आपको कुछ और पैसे दे दे, या ए आपको लालच में लेने की कोशिश करे और बोले कि आप बी के खिलाफ में कुछ ऐसी कार्रवाई कर दीजिए जिससे ये बी एकदम से शांत हो जाए। चूंकि ये दबंग आदमी है, पुराने इस पे केस भी लगे हुए हैं, कुछ ऐसे केस इसके ऊपर लगा दीजिए जो उस समय लगाने लायक नहीं है, लेकिन आप लगा दीजिए ताकि ये एकदम से शांत हो जाए। तो ए ने भी आपको पैसे दिए, तो ये चौथी वाली कंडीशन हो गई, है ना, कि आप ए के साथ लालच में आ जाएं, ए के साथ लालच में आ जाएं। अब ये जो चार कंडीशन आप लोगों ने देखी, उसमें पहली कंडीशन में भी पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, तो ये गलत है। दूसरे में भय आ गया है, तो भी गलत है, क्योंकि भैया नेताजी का फोन आ जाएगा। लालच में आपने ये काम कर दिया, तो ये भी आप गलत हैं। और ए ने आपको लालच दिया कि नहीं भैया इसके संग भी गलत काम कर दो आप, ये तो पहले से ही गुंडा आदमी, एक आध दो और केस लग जाएंगे तो क्या समस्या है, तो ये भी आप लालच में आ गए, तो ये भी गलत है। अब आपने क्या किया, इन चारों चीजों को अलग हटा के आपने सिर्फ अकेले एक चीज पर ध्यान दिया, वो है सामने वाले की परिस्थितियां, उस समय पर क्या क्या हो रहा है, साथ साथ में आपने ध्यान दिया तथ्यों पर और साक्ष्यों पर। किस पर ध्यान दिया? तथ्यों पर और साक्ष्यों पर। तो तथ्यों और साक्ष्यों से यह निकल कर आया, यहां पर मैं थोड़ा इसको मिटा लेता हूं ताकि आप समझ पाए। चौथा आपने किस पर ध्यान दिया दोस्तों? चौथा आप लोगों ने ध्यान दिया तथ्य पे और साक्ष्य पर। तथ्य और साक्ष्य पर आपने ध्यान दिया, और ध्यान देने के बाद में एक निर्णय निकाला। निर्णय ये निकला कि भैया ए की ही जमीन है, ए के पास में रहनी चाहिए, और आप इसके किसी के सामने वाले के जो पक्ष में थे या विपक्ष में थे, तो इन चीजों से आप दूर हट गए, तो आपने निष्पक्षता का पालन कर लिया। अब जब आप इनसे दूर हट गए, तो आपने तथ्यों और जो साक्ष्य थे उन पर ध्यान दिया, और उसके बाद जो संवैधानिक और कानूनी कार्रवाई थी वो कार्रवाई करके आराम से ए को उसकी जमीन दिलवा दी। यही कहलाता है वस्तुनिष्ठता। क्या कहलाता है? वस्तुनिष्ठता। इसमें तथ्य और साक्ष्य को ही आधार बनाया जाता है, तथ्य साक्ष्य को आधार बनाकर कार्य किए जाते हैं, तो ये हो जाता है क्या? वस्तुनिष्ठता। अब हम तीनों को देख लेते हैं कि तीनों में अगर देखा जाए तो अंतर क्या है। एक एक लाइन में आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। निष्पक्षता का मतलब होता है निष्पक्ष होकर किसी भी चीज पर एक तरीके से देखना, ना किसी के पक्ष में जाना, ना किसी से बहुत ज्यादा लगाव रख लेना, निष्पक्ष होकर, यह है निष्पक्षता। आपने पूरा देखा, समझे। इसमें मुख्य बात यह है कि ये जनता और राजनीतिक दल दोनों के लिए आएंगे। असमर्थकवादिता मुख्यतः ये भी निष्पक्षता के समान है, पर इसका जो सीधा सीधा मतलब होता है प्रशासन या शासन में, वो होता है किसी राजनीतिक दल के पक्ष में या विपक्ष में ना होना। व्यक्तिगत मत आपका कुछ भी हो सकता है, वो आपका पर्सनल मत है, पर उसको उजागर नहीं करना, बताना नहीं है, ये असमर्थकवादिता है। वस्तुनिष्ठता का संबंध सीधे सीधे तथ्य और साक्ष्यों से होता है कि क्या तथ्य है क्या साक्ष्य है, उन्हीं को हम देखेंगे और उसके अनुसार जो कानूनी या जो वैध कार्रवाई होगी हम उसको करेंगे, ना कि हम कोई अपनी पूर्व मान्यताओं में होंगे, हमारे कुछ पूर्वाग्रह होंगे, या हम कोई विशेष आदमी के दबाव में आ जाएंगे, भय में आ जाएंगे, लालच में आ जाएंगे, या क्रोध बस हम ऐसा कर देंगे। तो ऐसा नहीं करना हमको। हमको साक्ष्यों
पे और एक तरीके से सबूतों पे, सबूत भी आप यहां कह सकते हैं, उसके आधार पर कार्य करेंगे, तो यह है वस्तुनिष्ठता। एक प्रश्न और आता है, वस्तुनिष्ठता का ही विपरीत होता है व्यक्तिनिष्ठता। इसका विपरीत क्या होता है? व्यक्तिनिष्ठता। व्यक्तिनिष्ठता। अब ये क्या है, इसको अपन देखेंगे जब अपन अपनी क्लास को चालू करेंगे। चलिए अब हम क्लास को चालू करते हैं। तो व्यवहारिक रूप से आप लोग समझ गए हैं क्या है निष्पक्षता, असमर्थकवादिता और वस्तुनिष्ठता। ठीक, अब देखते हैं, आगे चलते हैं। अब देखिए विषय वस्तु। तो निष्पक्षता को एक चीज में और कहते हैं, जैसे अपन ने अभी देखा निष्पक्ष, भेदभाव रहित। भैया जब हम पक्षपात नहीं करेंगे तो भेदभाव रहित हो जाएंगे ना। और असमर्थकवादिता का मतलब होता है गैर तरफदारी, यानी कि गैर का मतलब होता है दूसरे, तरफदारी उनकी तरफदारी हमको नहीं करना एक तरीके से, तो गैर तरफदारी, ये होता है असमर्थकवादिता। ठीक, निष्पक्षता को यदि इंग्लिश में देखें तो बोलते हैं इम्पार्शियलिटी, और असमर्थकवादिता को हम बोलते हैं एक तरीके से नॉन पार्टीशनशिप। क्या बोलते हैं? नॉन पार्टीशनशिप। यहां पे आप समझ लेना, नॉन पार्टीशनशिप। निष्पक्षता को इम्पार्शियलिटी। ठीक, चलिए निष्पक्षता व असमर्थकवादी की आवश्यकता क्यों, इसको देखेंगे। नौकरशाही के संरक्षण की सिफारिश क्यों। दरअसल ये जो तीनों चीजें हैं दोस्तों, यदि आप प्रशासन में हैं तो आप लोगों से उम्मीद की जाती है, अपेक्षा रखी जाती है कि ये जो विशेष गुण हैं, आधारभूत गुण हैं, आधारभूत वैल्यू हैं, ये आपके अंदर होनी चाहिए। देखिए, निष्पक्षता न्याय का एक प्रमुख सिद्धांत है। इसका मतलब न्याय से, जिसका अर्थ है कि निर्णयकर्ता को कोई भी निर्णय सिर्फ वस्तुनिष्ठ कारणों के आधार बनाकर ही करना चाहिए। किसी पूर्वाग्रहित या मूल्य के कारण या पहले से उसे किसी पक्ष के प्रति समर्थन या विरोध की मुद्रा में नहीं होना चाहिए। जन सेवाओं एवं सरकारी सेवकों में निष्पक्षता का आशय है कि जनता का विश्वास बढ़ाने एवं जनहितकारी कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए उनमें पक्षपात रहित, न्यायपूर्ण, है ना, व्यवहार का होना जरूरी है। लोक सेवा की संकल्पना में, कॉन्सेप्ट में समस्त नागरिकों के हित का भाव विद्यमान है। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो जो लोक सेवक हैं, यदि वो कार्य करते हैं तो उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो कोई भी कार्य जो करेंगे वो समाज के, जनता के हित में होगा और हित को ध्यान में रखकर ही कार्य को आगे बढ़ाना है। ऐसी परिस्थितियों में नागरिकों व समुदाय के सदस्यों के साथ समान एवं सकारात्मक व्यवहार होना चाहिए। धर्म, लिंग, प्रजाति, भाषा, जाति, संपत्ति, वंश, मित्रता, प्रांत आदि के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। ऐसे निष्पक्ष व्यवहार से ही लोगों में सरकार के प्रति और लोक सेवकों के प्रति विश्वास, भरोसा उत्पन्न होता है, जो भारतीय संविधान में भी उल्लिखित है। ठीक है, लोक सेवकों से ये अपेक्षा की जाती है, उनसे ये आशा की जाती है कि वे सरकार की नीतियों का कार्यान्वयन संविधान एवं कानून के दायरे में रहकर करेंगे। किसके दायरे में? संविधान और कानून के। ऐसा नहीं है किसी राजनीतिक दल ने कहा तो आप उनके अनुसार उस कार्य को कर देंगे। यदि उन्होंने कहा है और उन्हीं की सरकार है तो आपको करना पड़ेगा, पर उसको करने का भी एक तरीका है, वो तरीका संवैधानिक और कानूनी होना चाहिए। ठीक, लेकिन कुछ स्थिति में स्वविवेक का भी प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं पर ऐसी परिस्थितियां या ऐसी स्थितियां निर्मित हो जाती हैं जहां पर संविधान और कानून से भी अगर देखा जाए तो हमें स्वविवेक यानी खुद के विवेक पर निर्णय करना पड़ता है। और जब शब्द विवेक लग जाता है तो वहां पर निर्णय सही ही होते हैं, गलत नहीं होते। ठीक है, निर्णय अगर विवेक लग जाता है, क्योंकि विवेक यदि देखा जाए तो बुद्धि से ऊपर की स्थिति है। स्वविवेक के निर्णय एवं कार्य हमेशा निष्पक्षता पूर्वक ही करना चाहिए, जिसमें भाई भतीजावाद, जाति, धर्म, लिंग इत्यादि को ध्यान में रखकर निर्णय एवं कार्य नहीं करने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि भैया आपने सोचा कि आपके पास में दो आदमी आए हुए हैं, एक आपकी जाति का है या हो सकता है एक आपके रिलेशन का है, आप उसके पक्ष में हो जाएं, दूसरे के पक्ष में ना हो। तो जब एक के पक्ष में हो गए तो दूसरा फिर आपके सामने क्या हो जाएगा, एक तरीके से आपने उसके संग में गलत कर दिया, तो आप जनता के हित में नहीं है। जबकि कायदे से देखा जाए तो दूसरा उस काम के योग्य था, जिसको पुरस्कृत करना था, उसको आपने किया नहीं, अपने ही भाई को कर दिया। तो ये होता है एक तरीके का भाई भतीजावाद। जाति, धर्म, हो सकता है आपकी जाति का हो सकता है आपके धर्म का हो। लिंग से यहां पर मतलब होता है, हो सकता है आप पुरुष हैं और आपके सामने पुरुष और महिला दोनों आई, महिला योग्य है और पुरुष उतना योग्य नहीं है, लेकिन चूंकि आप व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए तो महिलाओं को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो आपने पुरुष को आगे कर दिया, तो यहां भी गलत हो जाएगा। जो योग्य होगा उसको आप आगे लाएंगे। इस तरीके से सरकारी नीतियों एवं योजनाओं को क्रियान्वित करते समय व्यक्तिगत की बजाय
व्यक्तिगत बजाय, मतलब कि जो व्यक्तिगत आपकी सोच है उसकी बजाय सार्वजनिक क्षेत्र एवं राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखना चाहिए। राष्ट्रीय हित को, जनता के हित को, इनको ध्यान में रखना है, व्यक्तिगत हित को ध्यान में नहीं रखना। ठीक। निष्पक्षता व गैर तरफदारी की आवश्यकता क्यों है, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ रही है, अब यहां से समझेंगे। समाज में समता व न्याय को सुनिश्चितता हेतु जब आपके अंदर निष्पक्षता होगी, गैर तरफदारी होगी यानी कि असमर्थकवादिता होगी, तो ये चीजें जब आपके अंदर होंगी तो निश्चित तौर पर समाज में समानता आएगी। क्यों? क्योंकि आप जिस पद पर बैठे हैं उस पद पर आप किसी एक व्यक्ति को लाभ नहीं पहुंचाते, व्यक्ति को तो मान लीजिए पहुंचाया ही है आपने, लेकिन आप उसके साथ साथ पूरे के पूरे समाज को लाभ पहुंचाते हैं। तो जब आप समाज को लाभ पहुंचाते हैं, और ये जो मुख्य जो धारणाएं हैं या मुख्य जो मूल्य हैं, निष्पक्षता और गैर तरफदारी, यदि ये आपके अंदर है तो समाज में आप अगर देखा जाए तो सभी को समान तरीके से लाभ पहुंचाएंगे, है ना। आप किसी विशेष मान्यता से जुड़े नहीं हैं, विशेष पूर्वाग्रह आपके अंदर नहीं है, या अगर देखा जाए तो जाति, धर्म, ये सब चीजें आपके मन में नहीं है, या अगर है भी तो आप इनको अपने कार्य के बीच में नहीं लाते, तब आप एक अच्छे कुशल प्रशासक भी माने जाएंगे और समता व न्याय को भी सुनिश्चित कर पाएंगे। जनादर्श की स्थापना हेतु जनता की विश्वसनीयता हो, तो क्योंकि जिस व्यक्ति को जहां पर कार्य करना है उसमें जनता का विश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जनता जब विश्वास करती है तब वो आपके साथ में आपके कार्य को और बढ़ाने का कार्य करती है। मान लीजिए आपने कोई पॉलिसी चलाई और जनता के मन में यह विश्वास हो गया कि ये अधिकारी तो भ्रष्ट है और इसने जो पॉलिसी चलाई है ये अपने खुद के भ्रष्ट के लिए चलाई है, तो वो आपका कभी साथ ही नहीं देगी। क्यों? क्योंकि पॉलिसियों को चलाने में इंप्लीमेंट आपने तो इंप्लीमेंट कर दिया, पर वो व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए तो गांव गांव में चल रही है ना पॉलिसी, और गांव में जिन व्यक्तियों को साथ देना चाहिए तो साथ ना देकर आपका ही विरोध कर देंगे, सार्वजनिक संपत्तियों को मिटाने लगेंगे। तो जब वो उनको मिटाने लगेंगे तो कहां पर फिर एक तरीके से देखा जाए तो कहां पर जनता को आपने विश्वास में लिया, आप नहीं ले पाए जनता को विश्वास में। तो इनका जो अर्थ है, यदि आप निष्पक्ष हैं, गैर तरफदारी है, असमर्थकवादिता है या वादी हैं, तो जनता के विश्वास में आप खड़े उतरेंगे। संवैधानिक मूल्यों की प्राप्ति के लिए, राजनीतिक हस्तक्षेप पर रोक के लिए, बिल्कुल राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज्यादा होता है। देखते हैं कि सरकार बदलेगी कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होंगे उनके ट्रांसफर खटाखट होने लगते हैं। वो इसीलिए होने लगते हैं, वो लोग मन में सोच के ही बैठे होते हैं कि रुक जाओ, हमारी सरकार आने दो, तब तुम्हें यहां से हटाएंगे। सरकार जैसे ही आती है तो ट्रांसफर हो जाते हैं इनके, वो इसीलिए होते हैं। तो राजनीतिक हस्तक्षेप पर इसमें रोक भी लगती है। कार्य की दक्षता में वृद्धि भी होती है। भ्रष्टाचार में नियंत्रण हेतु, भ्रष्टाचार में नियंत्रण ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि भ्रष्टाचार जो अपना चौथा टॉपिक है अपनाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। भ्रष्टाचार तो आप जानते ही हैं। उदाहरण, यदि एक परीक्षक, यहां से समझना, उत्तर पुस्तिका जांच रहा है और वह उत्तर पुस्तिका में उसके बेटे की भी उत्तर पुस्तिका है, समझिए एक परीक्षक है, एग्जामिनर है, उसका पुत्र है और उसके पुत्र की कॉपी उसके पास में आई हुई है जो वास्तव में योग्यता के अनुसार तीसरे स्थान पर है। यानी कि अगर देखा जाए तो जो उसका पुत्र है उसकी जो एक कॉपी है यह तीसरे नंबर पर आई हुई है। ठीक है। ऐसी स्थिति में परीक्षक के सामने निम्न परिस्थितियां हो सकती हैं। वह बेटे के अंक बढ़ा दे ताकि बेटे का पहला स्थान प्राप्त हो जाए, जो एक पक्षपात होगा और गलत भी हो सकता है वो ऐसा कर दे। चलिए आगे देखते हैं दूसरी कंडीशन क्या है। यहां पर अपन इसको बना लेते हैं। तो उसकी वास्तविकता कितनी है? वास्तविकता है उसकी कि वो तीसरे नंबर पर आ रहा है। वो चाहे तो उसको पहले नंबर पर ले आ सकता है, वो चाहे तो उसको पहले नंबर पर ले आ सकता है। ठीक। परीक्षक को लग रहा है बेटे का प्रथम स्थान आने पर लोग उसे संदेह की दृष्टि से देखेंगे, और होगा भी क्योंकि भैया उसी का लड़का है। स्थिति में बेटे के अंकों में अब वो ऐसे क्या करे, तो इस स्थिति में बेटे के अंकों को कम करके 8 व 9वें स्थान पर रख दे। अब दूसरा वो मन में सोच रहा है कि इसको मैं 8वें या 9वें स्थान पर रख दूं। तो यदि 8वें और 9वें स्थान पर रख दिया जाता है तो यह नकारात्मक कथनों में पक्षपात होगा। एक जगह उसने सकारात्मक कथन में पक्षपात किया और एक जगह उसने नकारात्मक कथन में पास किया, जिसमें परीक्षक खुद को निष्पक्ष दिखाने के लिए बेटे को नुकसान कर रहा है। क्योंकि अब यहां पर वो क्या कर रहा है, खुद को निष्पक्ष दिखाने के चक्कर में कि भाई मैंने ऐसा नहीं किया है, और वो कहीं ना कहीं अपने बेटे के साथ में गलत कर रहा है। क्योंकि बेटे ने तैयारी अच्छी कर रखी है और बेटा मन में सोचेगा मैं तो 8वें 9वें नंबर पर आया यार, कायदे से अगर देखा जाए तो वो तीसरे नंबर का आदमी है। अब तीसरी कंडीशन, दो कंडीशन हो गई, तो दोनों ही कंडीशन एक तरीके से गलत हैं, एक पक्ष में है एक विपक्ष में है। अब देखिए, उत्तर पुस्तिका जांचते समय परीक्षक को यह ध्यान ही ना दे पाए कि कौन सी उत्तर पुस्तिका किसकी है और किसको कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, जो वास्तव रैंक मिली है उसी के अनुसार परिणाम दे, यही एक निष्पक्षता है। क्लियर। तो इन दोनों को यदि देख लिया जाए, जो हमने शुरुआत में देखा था, उदाहरण देखा था ए बी में, ए और बी ये जो दोनों व्यक्ति थे, इनमें आपको इनसे मतलब नहीं कि ये कौन सी जाति के थे,
आपको मतलब नहीं कि ये यादव थे या आप यादव हैं या सरकार यादव की है। आपको देखना है कि भैया इन दोनों में कौन गलत है। ए गलत है, ए बी गलत था, क्योंकि बी एक तरीके से इसकी जमीन पर कब्जा किए हुआ था, तो हमें ए का साथ देना चाहिए। उसी तरीके से यहां पर है, तो ना किसी के पक्ष में है, ना किसी का पक्षपात ही कर रहे हैं, और ना ही किसी का विरोध ही कर रहे हैं। जो स्थिति है जैसी है उसी के अनुसार कार्य कर रहे हैं, यही निष्पक्षता है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए निष्पक्षता हमेशा संभव नहीं, लेकिन ये निष्पक्षता हमेशा संभव नहीं होती। क्यों? अब ये प्रश्न है। अब यहीं से प्रश्न आपके पास में बन जाएगा, यदि गहराइयों वाला प्रश्न बनता है दोस्तों, तो प्रश्न यहीं से बन जाता है। वो प्रश्न बनता है कि वर्तमान समय में निष्पक्षता हमेशा संभव नहीं हो सकती, इसके कारण बताइए। ठीक है, अब क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि भारत में कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, जिसमें निम्न वर्गों को राज्य के विकास की मुख्य धारा में लाना भी आवश्यक है, निम्न वर्गों को। परंतु यह पक्षपात थोड़ा बहुत सामाजिक हित में वांछनीय भी हो सकता है। सरकार आरक्षण की व्यवस्था करती है ना, यह किसी व्यक्ति के लिए ना होकर समाज के हित में होना चाहिए। जैसे भारत में निम्न वर्गों की दशा में सुधार के लिए आरक्षण की व्यवस्था। अब ये जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है दोस्तों, ये इसीलिए है कि जो निम्न तबका है, निम्न वर्ग है, वो समाज की मुख्य धारा में आ जाएं और जुड़ जाएं। लेकिन लोगों के मन में जो सवर्णवादी विचारधारा है, या ये कह सकते हैं कि जो अलग विचारधारा है, उस विचारधारा के तहत आरक्षण की व्यवस्था गलत की गई है, वो इसका हमेशा विरोध करते हैं, है ना। तो यहां पर किसकी आवश्यकता है? एक तरीके से देखी जाए तो ये जो आरक्षण की व्यवस्था है, तो यहां पर निष्पक्ष जो भाव है, वो भाव थोड़ा सा फेल होता हुआ नजर आता है। पर हमने ऐसी व्यवस्था समाज के तबके को सही राह पर ले आने के लिए की है। असमर्थकवादिता का अर्थ है किसी दल विशेष से जुड़ाव ना होना। अब यहां तक निष्पक्षता को समझ गए कैसे लिखना है? किसी दल विशेष से जुड़ाव ना होना, ये दल से मतलब है। संकीर्ण रूप से इसका अर्थ किसी दल विशेष की सदस्यता ना लेना है। लोक सेवक किसी दल विशेष के प्रति निष्ठा जैसा भाव भी ना रखें। वह सभी दलों के प्रति तटस्थ होकर, न्यूट्रलिटी, एक तरीके से न्यूट्रल होकर, न्यूट्रल हो गए भैया, राजकीय नीतियों को लागू करने का प्रयास करें। ये जो तटस्थ है, ये भी आगे चलकर आएगा, उसको आप लोग और अच्छे समझ पाएंगे। सिविल सेवा के लिए राजनीतिक निष्पक्षता के मूल्यों का विकास सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ। अब यहां से आप समझिएगा असमर्थकवादिता। चीन की कंडीशन भारत की जैसी नहीं, अलग है। चीन में दरअसल राजनीतिक निष्पक्षता सिविल सेवा के लिए आवश्यक मूल्य है। वहां पर निष्पक्षता को एक तरीके से राजनीतिक निष्पक्षता, सुनिएगा, राजनीतिक निष्पक्षता। अब यहां पर राजनीति के प्रति सकारात्मक आ रहा है, यानी कि नेताओं की बातें सुननी पड़ेंगी। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य ही नौकरशाही हैं, यानी जो कम्युनिस्ट पार्टी है चीन में, उसी के नौकरशाही है। पर भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अलग अलग पार्टी के लोग हैं जो जनता के द्वारा एक तरीके से चुन के आते हैं, इलेक्ट होके आते हैं, किंतु जो ब्यूरोक्रेट्स भारत में है वो मेरिट के आधार पर बन रहे हैं। तो दोनों ही अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य ही नौकरशाह हैं, तो उनसे राजनीतिक निष्पक्षता की नहीं बल्कि पूर्ण राजनीतिक प्रतिबद्धता की आशा की जाती है। यानी कि वहां पर उनको किसी भी तरीके से समर्पण करना पड़ेगा, कमिटमेंट, वो बाध्य है उनके लिए कार्य करने के लिए। पर भारत में और अमेरिका में ऐसा नहीं है। देखिए, अमेरिका में कोई भी अधिकारी राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं रख सकता। भारत की स्थिति अमेरिका के जैसी है। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव के आधार पर नई सरकार का गठन होगा, जिसमें सत्ता में दलों का परिवर्तन भी होता है। अतः व्यवस्था में परिवर्तन शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से हो, इसकी जिम्मेदारी सिविल सेवकों की ही होती है। हो सकता है किसी सरकारी कर्मचारी को अपनी व्यक्तिगत अपेक्षाएं हो, किसी दल के प्रति निष्ठा है, प्राथमिकता है, राजनीतिक भावनाएं चुनाव संचालन एवं परिणामों को प्रभावित ना करें। कोई भी आपकी व्यक्तिगत मान्यता हो सकती है, उससे कोई लेना देना नहीं है, पर उसको आप बता नहीं सकते सामने। सरकार का गठन उसकी पसंद के अनुरूप ना होने पर भी सरकार के प्रति उसे निष्ठा, पूर्ण सहयोग और पूर्ण आचरण करना चाहिए। जो कि मैंने असमर्थकवादिता में आपको बताया था कि ये रिवर्स काम करता है। रिवर्स का मतलब है हमें किसी के पक्ष में नहीं होना, पर किसी के विरोध में भी नहीं हो जाना। मान लीजिए सरकार बदल गई, तो उनके अनुसार आप कार्य तो सही करेंगे ना, तो ये रिवर्स काम है। जो उन्होंने बोला है उस कार्य को आपको करना पड़ेगा, पर संवैधानिक और कानूनी तौर पर, ठीक है, अपने स्वविवेक के आधार पर। उसे उस वक्त भावना एवं पार्टी लाइन से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। मान लीजिए आपके मन में कुछ विशेष है और आप उनका काम ही नहीं कर रहे हो, तो ऐसे काम थोड़ी ना चल पाएगा, आपको हटा दिया जाएगा वहां से तुरंत। क्योंकि नौकरशाही एक स्थायी कार्यपालिका होती है, आपको कार्य तो करते ही रहना है।
राजनीतिक सत्ता के बदलने के बाद भी वह अपनी जगह पर कार्य करते रहते हैं। इसलिए एक सिविल सेवक को समस्त गतिविधियों से बाहर रहना चाहिए, जिससे यह प्रतीत नहीं हो रहा हो कि वह किसी खास दल की विचारधारा या हित समूह के पक्ष ले रहा हो। हाँ ठीक है, आप रिटायर हो गए हैं, रिटायर हो जाने के बाद में आप जाइए, फिर चुनाव लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर सामने आ जाइए, खुले में आ जाइए, जिस भी पार्टी का आप समर्थन करते हैं एकदम सामने आ जाइए। पर जब तक आप उस नौकरी में हैं, जब तक आप हैं, तो आप ऐसे समर्थन नहीं कर सकते, इसको सही नहीं माना जाता। नीतिगत मामले में सिविल सेवक से यह भी इच्छा होती है कि वह उन्हें पूरी ईमानदारी से पालन करे, भले ही वह सरकारी नीति उसे सिविल सेवक के विश्वास एवं प्राथमिकताओं के खिलाफ हो। नीतिगत मामले में भी सिविल सेवक से यह इच्छा होती है कि वह उन्हें पूरी ईमानदारी से पालन करे, भले ही सरकारी नीति उसे सिविल सेवक के विश्वास और प्राथमिकता, जो सिविल सेवक के अपने खुद के विश्वास हैं और जो प्राथमिकताएं हैं उनसे अलग भी हो। उसको जो सरकारी नीति बनी है उसको इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा और अच्छे से करना पड़ेगा। स्वतंत्रता, वो अपनी सलाह दे सकता है, वो बता सकता है कि भैया ऐसा ऐसा करोगे तो ऐसा गलत हो जाएगा, मंत्रियों को सलाह दे सकता है और सलाह देगा भी, पर मानना ना मानना उन्हीं का कार्य है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय लोक सेवा का बड़े पैमाने पर राजनीतिकरण हुआ। सत्ताधारी राजनीतिज्ञों के द्वारा प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग कोई नई बात नहीं। राजनीतिज्ञों को अपने व्यक्तिगत लक्ष्य हासिल करने के लिए अधिकारियों के पूरे सहयोग की आवश्यकता होती है। नौकरशाही पर अपने आदेश मनवाने के लिए तबादले, निलंबन, पोस्टिंग जैसे हथियार हैं। इन्हीं के इस्तेमाल से वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि अधिकारी इस तरीके से कार्य करे कि राजनीतिक वर्ग को निजी हित साधने में कोई अड़चन ना आए, जिससे शासन की गुणवत्ता में गिरावट आई है। इन सबके सामने भ्रष्टाचार एवं घोटाले में तेजी आई है। बिल्कुल, भारत में प्रायः यह देखा जाता है कि सरकार में परिवर्तन होते ही व्यापक प्रशासनिक फेरबदल हो जाते हैं। आप देखते हैं ना, सरकार अभी देखिए, मान लीजिए मध्य प्रदेश में वही सरकार रही तो कोई दिक्कत नहीं, सरकार जहां चेंज होगी प्रशासनिक फेरबदल हो जाएंगे। राजनीतिक हस्तक्षेप से नौकरशाही के संरक्षण हेतु कई सिफारिशों से मिलती हैं, जो इस प्रकार है। अब देखिए, राजनीतिक, यहां से समझिए, नौकरशाही के संरक्षण की सिफारिश, क्योंकि इनके संरक्षण की भी तो आवश्यकता है। नौकरशाही जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके संरक्षण की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि भैया उनका जो संरक्षण है, अब वो किन मापदंडों पर, पहले इसको देखिए फिर समझ में आ जाएगा संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। कोई नेता किसी अधिकारी को मौखिक रूप से आदेश नहीं देगा, उन्हें प्रत्येक आदेश लिखित में देना होगा। जो भी क्या क्या करते हैं जो नेता लोग हैं, वो मौखिक रूप से अधिकतम बोलते हैं, लिखित रूप में नहीं देते, क्योंकि यदि लिखित रूप में दे देंगे तो जवाबदेहिता फिर किसकी हो जाएगी, नेताजी की हो जाएगी। और नेताजी इस काम से पीछे हटते हैं कि काम मेरा हो जाए, नाम इसका हो जाए। इसीलिए कोई भी कार्य करवाना है तो मौखिक रूप से आदेश नहीं देगा, वो उसको लिखित रूप में ही देगा। आईएएस आईपीएस के खिलाफ कार्यवाही का जो फैसला है वो केंद्र राज्य संयुक्त स्तर पर करेगी। अधिकारियों का कार्य निश्चित होगा। राज्य सरकार यदि स्थानांतरण अचानक करती है तो लिखित में कारण बताना होगा। ऐसा नहीं हो कि किसी ने उनका कार्य नहीं किया तो आप उनका खटाक से ट्रांसफर कर दें, पहले आप बताएं कि क्यों कर रहे हैं ट्रांसफर। आईएएस आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग में राजनीतिक दखल अंदाजी को रोकने के लिए केंद्र सरकार कम से कम 2 साल की अवधि सुनिश्चित करती है कि एक जगह चले गए तो लगभग 2 साल तक तो ये रहेंगे। ये नौकरशाहियों के संरक्षण की सिफारिश है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि बार बार तबादला सुशासन के लिए हानिकारक है। यदि राज्य सरकार इस संवर्ग अधिकारियों को 2 वर्ष से पूर्व हटाना चाहती है तो इस पर सिविल सेवा बोर्ड फैसला करेगा। निलंबन से पहले अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस दिया जाना चाहिए और तय समय के भीतर ही उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा जाना चाहिए। ये इनके संरक्षण की व्यवस्थाएं हैं, ऐसा होना चाहिए, अन्यथा इनको तो परेशान कर दिया जाएगा, नेताजी लोग बार बार घुमाते रहेंगे। तो ये इनके संरक्षण की विशेषताएं हैं। अब है वस्तुनिष्ठ या वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता का सामान्य अर्थ है कि व्यक्ति को कोई निर्णय करते समय, मैंने क्या कहा था, यहां पर किसको ध्यान में रखोगे, तथ्यों को, आधारों को, सबूतों को, उस समय की परिस्थितियों को, तो करते समय उन सभी आधारों से मुक्त होना चाहिए जो उसकी व्यक्तिगत चेतना में शामिल हैं, जैसे उसकी विचारधारा, उसकी कल्पनाएं, पूर्वाग्रह, धारणाएं, मान्यताएं, दृष्टिकोण। मान लीजिए आपके सामने कोई ऐसी घटना घट जाती है जिसमें 2 समुदाय के लोग आपस में काफी लड़ गए। आपकी पूर्व मान्यताएं किसी एक समुदाय के लिए अच्छी हैं और दूसरे समुदाय के लिए बुरी हैं। आपने वहां पर देखा एक समुदाय के 3 व्यक्ति घायल हैं, दूसरे समुदाय के 6 व्यक्ति घायल हैं। अब आपकी जो मान्यता जिसके लिए सही है, आपको वो सही ही नजर आएगा, दूसरा गलत नजर आएगा। जबकि आप तथ्य और जो सबूत है उसके आधार पर देख रहे हैं कि आप जिसको सही मान रहे हैं उन लोगों ने सामने वाले 6 आदमियों को घायल कर दिया।
इसीलिए इन मान्यताओं से दूर रहना चाहिए, उस समय पर जो क्या हुआ है उस पर ध्यान देना चाहिए। एवं दृष्टिकोण, यदि वह इन सभी आधारों से मुक्त होकर निर्णय के मूल में केवल उन आधारों को रखेगा जो तथ्यात्मक एवं तार्किक हैं और जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति मानने को बाध्य है, तो उनका निर्णय वस्तुनिष्ठ होता है और यही वस्तुनिष्ठता कहलाती है। यही निर्णय वस्तुनिष्ठ है। दर्शन की भाषा में वही नैतिक कथन वस्तुनिष्ठ कहलाएगा जिसकी सत्यता की स्थिति किसी भी व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क से स्वतंत्र हो। यानी कि यहां जो कंडीशन हुई है, यहां तथ्यों को देखेंगे, सबूतों को देखेंगे, साक्ष्यों को देखेंगे, आधारों को देखेंगे, हम अपने मन से उसके अनुसार निर्णय नहीं कर सकते। यही वस्तुनिष्ठता है। सरकारी पदाधिकारी को सरकारी कार्य करते समय, अब सुनिए, ध्यान देना चाहिए या ध्यान देना पड़ता है। क्या क्या? सार्वजनिक नियुक्तियां करना है, संविदाओं की स्वीकृति देनी है, किसी व्यक्ति विशेष को पुरस्कार, लाभ या कार्यों की सिफारिश करना, जैसे भर्ती हो गया, पुरस्कार हो गया, ठेकेदारी हो गया, है ना। सरकारी नीतियों का कार्यान्वयन करते समय, आपदा के समय सहायता पहुंचाने के क्रम में राहत सामग्रियों का वितरण आदि उपयुक्त कार्य या उपरोक्त कार्यों को संपादित करते समय उसके कार्य और निर्णय किया गए तथ्यों एवं गुणों के आधार पर होने चाहिए। जहां तक हो सके तो व्यक्ति निष्ठता से बचना चाहिए। वस्तुनिष्ठता का विपरीत व्यक्ति निष्ठता होता है। व्यक्ति निष्ठता का मतलब होता है व्यक्ति की जो मूल भावनाएं हैं, जो उसकी मान्यताएं बना रखी हैं उसने, जिनसे कहीं ना कहीं घाटा हो सकता है, वही व्यक्ति निष्ठता कहलाता है। वस्तुनिष्ठता की आवश्यकता क्यों, इसको देखते हैं। वस्तुनिष्ठ के माध्यम से लोक सेवकों के द्वारा संपूर्ण देश में विधि को एक रूपता के साथ लागू किया जा सकता है। सांप्रदायिक दंगों जैसे घटना में निष्पक्षता पूर्वक व्यवहार करने में नैतिक दुविधा की स्थिति में लोक सेवकों के विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग हेतु आवश्यक सभी नागरिकों को समान मानकर अपनी शक्तियों के प्रयोग करने में, कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन करने में। ये है कि वस्तुनिष्ठता की क्यों आवश्यकता है। वस्तुनिष्ठता के मुख्य पक्ष। सरकारी सेवकों का निर्णय एवं कार्य पूर्वाग्रह एवं व्यक्तिगत हितों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। जहां तक संभव हो सके प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य सेवा के लिए मानक निर्धारित करते रहना चाहिए, जिससे फेरबदल की गुंजाइश कम होनी चाहिए। निर्णय एवं कार्यों में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, निष्पक्षता रखनी चाहिए। बिना वस्तुनिष्ठता के यानी बिना ऑब्जेक्टिविटी के सिविल सेवक ना तो प्रभावी ढंग से मूल्यों की रक्षा कर सकता है और स्थापना कर सकता है, क्योंकि यदि वो वस्तुनिष्ठ नहीं है, किसी विशेष चीज से प्रभावित है, गलत निर्णय कर देगा। और निर्णय किसी व्यक्ति के लिए नहीं होते, वो पूरे के पूरे समाज के लिए, एक तबके के लिए होते हैं, है ना। और ना ही वह प्रदर्शित निष्पक्षता और गैर तरफदारी पूर्वक अपने कार्य को संपन्न कर सकता है। निर्णय में पारदर्शिता होनी चाहिए ताकि लोगों को पता चल सके कि निर्णय क्यों लिए गए हैं और किस आधार पर लिए गए हैं। निर्णय के कारणों का उल्लंघन होने से संदेह का वातावरण रहता है, इसलिए एक रूपता की स्थिति होनी चाहिए। 100% वस्तुनिष्ठता प्रायः असंभव मानी जाती है, उसी प्रकार जिस प्रकार से निष्पक्षता है। तो वस्तुनिष्ठता प्रायः असंभव मानी जाती है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने आरंभिक सामाजिकरण की प्रक्रिया में कई ऐसे मूल्यों को सीखता है जो किसी न किसी वर्ग, समुदाय, प्रजाति, राष्ट्र, जाति, लिंग, समूह के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक मनोवृत्ति पैदा करते हैं। यह मूल्य व्यक्ति पर धीरे धीरे संस्कारों के स्तर पर इस तरह स्थापित हो जाते हैं कि इसे मुक्त होने की अत्यंत कठोर प्रक्रिया के बाद भी यह दावा नहीं किया जा सकता कि व्यक्ति सचमुच इनमें पूर्णतः तटस्थ हो चुका है। यह दावा नहीं कर सकते कि बिल्कुल से न्यूट्रल हो गए, किसी ना किसी पक्ष में तो है ही। आप खुद अपने आप में सोच कर देखिए, आपकी मान्यता किसी विशेष धर्म के लिए अलग होंगी और किसी दूसरे के लिए अलग, किसी जाति के लिए अलग होंगी, क्योंकि ये मनोवृत्ति थी ना, ये बचपन में विकसित हो चुकी है। धीरे धीरे अभ्यास करते करते और ज्यादा ये विकसित ही हो रही है, कम नहीं हो रही है। पढ़ लेने के बाद में आप इसको समझ सकते हैं, यदि उतारेंगे नहीं अपने जीवन में तो बिल्कुल कम नहीं होगी। एक ही मामले में विभिन्न न्यायाधीश अलग अलग निर्णय पर पहुंचते हैं, तो इसका अर्थ यही है कि कहीं ना कहीं अपनी आत्मनिष्ठा से स्वतंत्र नहीं हो पाते। हम देखते हैं एक ही मामले में अलग अलग न्यायाधीशों के जो निर्णय होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। वो इसी कारण होते हैं। लोक सेवा के प्रति समर्पण, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्विस, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। अब ये क्या है? लोक सेवा के प्रति समर्पण। इसको देख लेते हैं, ये छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, 3 को अपन ने कर लिया। ब्रिटिश साम्राज्य ने जो सिविल सेवा बनाई थी वह अभिजात यानी जो कुलीन वर्ग था उनके लिए थी, रूढ़िवादी थी, पुरानी मान्यताओं पे थी।
और ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा रखती थी। ये बहुत गलत बात होती है कि सरकार के प्रति ऐसी ही जो कंडीशन है वो चीन में है, उन्हीं की सरकार है और उन्हीं के नौकरशाही है। तो इस तरीके की एक तरीके से भारत में बनाई गई थी। शासन के कल्याणकारी राज्य बनने के बाद ऐसे सिविल सेवकों की जरूरत थी जो राष्ट्रीय विभाग तथा जन कल्याण में सक्रिय एजेंट की भूमिका को निभा सकें। समर्पण अंग्रेजी शब्द डेडिकेशन का हिंदी रूपांतरण है। किसी व्यक्तिगत या सामाजिक उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता की ऊंची तीव्रता। प्रतिबद्धता का मतलब होता है कमिटमेंट। तो कमिटमेंट की जो ऊंची तीव्रता है, उसकी जो मन स्थिति है, वही समर्पण कहलाती है। ठीक, यानी ये प्रतिबद्धता से ऊपर है। अपन जब प्रतिबद्धता को पढ़ेंगे तो उसके साथ में ये जो समर्पण है, इन दोनों को कनेक्ट करेंगे और डायग्राम के माध्यम से देख लेंगे कि कौन ज्यादा कैसा है। तो अगर डायग्राम बनाएंगे तो कैसा बन जाएगा? डायग्राम देखिए, ये हो गई अपनी क्या, प्रतिबद्धता। यहां पर देखते हैं, ये सीढ़ी बना दी, 1 2 3। नीचे यदि प्रतिबद्धता है तो जब इसकी तीव्रता हो जाए और तीव्रता को पूरा करने की मना स्थिति बन जाए तो वो हो जाता है समर्पण, डेडिकेशन। ठीक, तो इन दोनों के बीच में संबंध बनेगा कि प्रतिबद्धता यदि इंसान के अंदर है और उसी की जो तीव्र स्थिति है वही समर्पण के रूप में आ जाती है। प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट। ठीक, मना स्थिति उद्देश्य की प्राप्ति की तीव्र भावनाएं पैदा करती है जो व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित करती है। किसी लोक सेवक में निम्न प्रकार के समर्पण होने चाहिए। अब क्या क्या समर्पण होने चाहिए उसको देख लेते हैं। लोक सेवक को कार्यालय इन समय को ना देखते हुए समय से पहले और बाद तक उत्साहपूर्वक कार्य करते रहना चाहिए। कुल मिलाकर यहां पर कहने का मतलब यह है, कुछ शब्द यहां वहां हो गए हैं। यहां पर कहने का मतलब यह है कि जो लोक सेवक है उसको समय के अनुसार नहीं कि वो मन में सोचे कि भैया हमें 8 बजे जाना है और शाम को 6 बज गए तो अब जल्दबाजी में भड़बड़ा रहा है, निकल चलते हैं चलो, या फिर शाम को 6 बजे उसका कार्यालय बंद होता है, वो 5 बजे से ही देखने लगा कब 6 बजेंगे, जल्दी से निकले। ऐसा नहीं, समय से पहले आ जाओ और समय के बाद तक उत्साहपूर्वक कार्य करते रहो, यही समर्पण है। ठीक, वंचित वर्गों की लगातार सहायता करते रहना चाहिए जिससे अपने आप को संतोष महसूस हो। अपने अधिकारों का प्रयोग इस तरह करना कि ज्यादा से ज्यादा संसाधन उन वर्गों पर खर्च करो जिन्हें इनकी अधिकतम जरूरत हो। यदि कोई व्यक्तिगत सरकारी सेवाएं लेने के लिए औपचारिकताएं पूरी नहीं कर पा रहा हो तो आगे बढ़कर उसकी सहायता करनी चाहिए। आपने देखा कि कोई व्यक्ति है जो अपने अधिकारों को नहीं ले पा रहा है तो आगे बढ़कर उसकी आप सहायता कर दें। ज्यादा ध्यान नियमों पर नहीं बल्कि सकारात्मक परिणाम पर देना चाहिए, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ज्यादा ध्यान व्यक्ति किस पे देता है? नियमों पर। आप कहीं पर चले जाएं, कोई है प्रशासनिक अधिकारी या कहीं पर, जैसे कि मान लीजिए तहसीलदार जी के पास कहीं, तो वो नियम इतने ज्यादा बता देंगे कि आपके दिमाग में आएगा कि कौन इन चक्करों में पड़े। तो नियम पर नहीं, आपको सकारात्मक परिणाम। आप देखें कि भैया वो परेशान हो रहा है, उसको बताइए कि ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, और ज्यादा कठिन वाली बात नहीं है, आराम से कार्य हो जाता है। लेकिन चूंकि वहां पर बैठे हैं तो आप किसी लालच में बैठे हैं, आप किसी एक तरीके से देखा जाए तो आप काम को अटकाना चाहते हैं, आप वहां पर बहुत सारी चीजें बता देंगे। आप एक तो कागजी कार्रवाई इतनी ज्यादा बता देंगे कि आदमी परेशान हो जाएगा। अब कागजी कार्रवाई नहीं करेगा तो कुछ धन दे दे, और धन दे देगा तो कार्य उसका तुरंत कर देंगे। ऐसे बहुत सारे हैं, जब भी आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे हैं। इसीलिए तो अगर देखा जाए तो ये लोग जो कार्य होते हैं, सरकारी कार्य, वो इसीलिए नहीं हो पा रहे हैं, इनकी इसी वजह से, क्योंकि समर्पण नहीं है, डेडिकेशन है ही नहीं। समर्पण है, लालच के प्रति समर्पण है। चलिए आगे चलते हैं, समझ गए। वर्तमान में सुशासन की स्थापना राष्ट्र का आदर्श है और यह तभी संभव है जब नीतियों का क्रियान्वयन अच्छी तरह से हो, जिसकी जिम्मेदारी लोक सेवकों की होती है, और लोक सेवक को भारत में संचित निधि से वेतन दिया जाता है। ऐसी स्थिति में लोक सेवकों का यह कर्तव्य है कि वो जन सेवा की प्रति समर्पण रखें। जाति, धर्म, लिंग, प्रजाति, जन्म स्थान, भाषा, प्रांत, क्षेत्र आदि पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर लोक हित का संरक्षण व संवर्धन करें, क्योंकि यही सार्वजनिक सेवा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया, उसकी प्रस्तावना में ही स्वीकृत मूल्यों को आदर्श रूप में स्वीकार करते हुए सार्वजनिक हित में सत्य निष्ठा पूर्वक आचरण करना ही लोक सेवक का लक्ष्य होना चाहिए। एथिक्स का पूरा मतलब ही दोस्तों यही है कि आपके अंदर, इस सब्जेक्ट को जोड़ने का मतलब है आपके अंदर वो नैतिक वैल्यू आ जाए, आपके अंदर वो जो मूल्य हैं, जो अवधारणाएं हैं, जिनकी बेसिक मांग होती है कि ये होना ही चाहिए, उन चीजों को आप समझें, जानें और अपने ऊपर अपने एक तरीके से उतारें। ये इसकी मांग है, पर ऐसा होता नहीं है।
क्योंकि व्यक्ति की मान्यताएं पहले से ही इतनी ज्यादा अंदर से धीरे धीरे करते हुए इतनी गहरी हो चुकी हैं, इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि वो गलत चीजों को भी सही मान लेता है। लोक सेवक को अपने कार्य में नौकरी मात्र ना मानकर कार्य को मानव सेवा का कार्य करने और अवसर के रूप में देखना चाहिए। जैसे आपदा के समय व्यक्तिगत कठिनाइयों और समस्याओं को दरकिनार करते हुए आपदा में फंसे लोगों को बचाने के लिए दिन रात कार्य करना लोक सेवा के प्रति उनका समर्पण भाव को इंगित करता है। जैसे उत्तराखंड में भूस्खलन के समय यदि लोक सेवक में सिविल सेवा के प्रति समर्पण का भाव है तो उसका प्रभाव आम जनता पर भी पड़ता है और उसमें भी जागरूकता और उन कार्यों में सहभागिता का भाव उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं है कि आपने खाली पॉलिसी चला दी और पॉलिसी सक्सेस हो जाए। यदि जनता का आपको साथ नहीं मिलता है तो नहीं सक्सेस हो पाएगी, जनता ही उसको गड़बड़ कर देगी। और यदि जनता का आपके लिए विश्वास बन जाता है, जनता मानने के लिए तैयार है, तो पॉलिसी भी सक्सेस हो जाती है। तो उनका विश्वास जीतना सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसी स्थिति में नीतियों का क्रियान्वयन प्रभावपूर्ण ढंग से होने लगता है। लोक सेवकों को संवैधानिक मूल्य एवं सामाजिक न्याय के प्रति समर्पण का भाव रखना चाहिए। तभी संभव है जब लोक सेवकों में समर्पण का भाव हो। चलिए दोस्तों, तो आज की जो अपनी क्लास थी, आज की इस क्लास में हमने देखा 3 चीजों पर। किस किस पर, एक बार और दोहरा लेते हैं। सबसे पहले थे हम किस पे? सत्य, निष्पक्षता। फिर हमने असमर्थकवादिता, फिर हमने देखा वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता के बाद में हमने देखा समर्पण। निष्पक्षता का सीधा मतलब है निष्पक्ष भाव से अपने कार्यों को करते रहना, किसी विशेष पक्ष का समर्थन नहीं करना, अपने परिस्थितियों को देखना। असमर्थकवादिता का सीधा सीधा मतलब था किसी राजनीतिक दल से संबंध ना होना या उनसे किसी तरीके का जुड़ाव ना होना। आप जिस कार्य के लिए हैं आप उस कार्य को करेंगे, उनके लिए कार्य करेंगे, उनसे विरोध भी नहीं करेंगे। ये थी असमर्थकवादिता, यानी समर्थन नहीं करना। वस्तुनिष्ठता, जब भी कोई निर्णय करेंगे वस्तुनिष्ठता के आधार पर, तथ्यों, आधारों, सबूतों को देखकर कि भैया कैसी क्या स्थिति है, तब आप एक वस्तुनिष्ठ व्यक्ति कहलाएंगे, अन्यथा आपको व्यक्तिनिष्ठ कह दिया जाएगा। और समर्पण, ये तीनों चीजें हैं। इसके पहले अपन ने सत्यनिष्ठा भी पढ़ी। इन सभी के लिए समर्पित होकर कार्य करना और सबसे महत्वपूर्ण जनता के हित के लिए कार्य करना, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको अच्छे से इंप्लीमेंट करना, ये सब समर्पण के अंतर्गत आता है। समर्पण का जो सबसे पहला ही उदाहरण था वो यही था। ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस गए, अब सोच रहे हो आज फिर ऑफिस जाना है। जैसे ही चले गए, बहुत सारों को आपने देखा होगा ना, 6 जैसे ही बज जाए इतनी जल्दी निकलेंगे कि बिल्कुल पता नहीं किसी जेल में थे। यार जिस कार्य को कर रहे हो उस कार्य में आपको मजा ही नहीं आ रहा है तो क्या मतलब है ना। समर्पण के साथ होना चाहिए। समर्पण उत्साह भी लाता है। चलिए अब इस वाली बात को अपन कंटिन्यू करेंगे अगली वाली क्लास में। नमस्कार साथियों, मिलते